हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के 5th लेक्चर के बारे में, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि आखिरकार एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के क्या रोल्स होते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यानी एक जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होता है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, कौन से रोल्स परफॉर्म करता है और कौन कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। वैसे देखा जाए फंक्शंस, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इन तीनों के लिए आपको सेम हेडिंग लर्न करने की जरूरत है, कोई सेपरेशन नहीं होता है। क्योंकि भाई मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो फंक्शन परफॉर्म करता है वही उसका रोल है और वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी जिस पर्पस के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को हमने अपॉइंट किया है वो वही फंक्शंस परफॉर्म करेगा, वही उसका रोल भी होगा ऑर्गेनाइजेशन में और वही उसकी ऑब्लिगेशंस भी होगी, ड्यूटी भी होगी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो आज हम यही 3 टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हमारे पास मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का ये 5th लेक्चर है। इससे पहले 4 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोल, देन इसके बाद बात हम करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। हालांकि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि अलग अलग हेडिंग है तो दोनों को हम एक अलग सिनेरियो से स्टडी करेंगे, ताकि थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल जाए। नोट्स आपके सामने हैं, साथ साथ आप इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस, ताकि फ्यूचर में आपको ये नोट्स हेल्पफुल रहे और आप अपने एग्जाम में प्रिपेयर कर सकें। देखो, अगर हम बात करें रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की, रोल का मतलब होता है कि एक जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है वो काय के लिए बिजनेस में अपॉइंट किया गया है, उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो करेगा क्या, उसका काम क्या है। देखो, आपको भी पता है जो मैनेजर होता है, मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट नहीं, हम सिर्फ मैनेजर की बात कर रहे हैं। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है वो इतने सारे फंक्शंस अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर हम बात करें मैनेजर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, अपने वर्कर्स से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करवाना, मैनेजमेंट के वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करना जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। लेकिन ये काम करने के लिए एक मैनेजर के पास इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए हर उस फील्ड की जिसके बारे में उसको नॉलेज शायद ना हो पाए। क्योंकि भाई एक मैनेजर फोरकास्ट भी करेगा, डिमांड पैटर्न को अंडरस्टैंड करेगा, कंज्यूमर्स की नीड्स क्या हैं उसको अंडरस्टैंड करेगा, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग डिसाइड करेगा, कौन कौन से फीचर्स होंगे प्रोडक्ट में ये पता लगाएगा, मार्केट में क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, क्या फैशन है ये पता लगाएगा। यानी एक मैनेजर के लिए इतनी सारी नॉलेज अपने पास रिटेन करके रखना और फिर उसको यूज करना डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है। प्रोडक्ट का डिजाइन डिसाइड करना, प्राइस डिसाइड करना, उसकी अवेलेबिलिटी डिसाइड करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, कस्टमर्स तक पहुंचाना, प्रमोशन करना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक बिजनेस की सक्सेस के लिए परफॉर्म करनी पड़ती हैं। लेकिन अकेला मैनेजर ये सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इतने सारे मेथड्स आते ही नहीं है, उसके पास इतनी नॉलेज होती ही नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड एक मैनेजर के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम सिर्फ एक मैनेजर अपॉइंट करेंगे तो वो अकेला मैनेजर इन प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतनी नॉलेज होती ही नहीं है। इसीलिए यहां पर हमें एक ऐसी पोजीशन क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है जिसके पास डिफरेंट ब्रांचेस की नॉलेज होती है। एक ऐसा पर्सन जिसको साइंटिफिक टूल्स भी आते हैं, जिसको स्टैटिस्टिकल टूल्स भी आते हैं, जिसको ऑपरेशन रिसर्च के टूल्स भी आते हैं,
जो फोरकास्ट भी कर सकता है, कंज्यूमर के पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सकता है, इकोनॉमी की कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सकता है, प्राइस डिसाइड कर सकता है, प्रोडक्ट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये डिसाइड कर सकता है। यानी एक ऐसे पर्सन की जरूरत होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिसके पास इन डेप्थ कंप्लीट नॉलेज हो, और वो कौन होता है? मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। सो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो होता है वो अपनी एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, साइंटिफिक एंड लॉजिकल टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स, ऑपरेशनल रिसर्च टूल्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज करता है, इन सबको यूज करता है, और जो मैनेजर की प्रॉब्लम मैनेजर सॉल्व नहीं कर पाता उसकी मदद करता है। एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होता है वो एक एनालिस्टिकल की तरह काम करता है, यानी वो एक एनालिटिकल पर्सन होता है, डिसीजन नहीं लेता है, वो डिसीजन लेने में मदद करता है। फाइनल डिसीजन मैनेजर का होता है, ऑनर्स का होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। सो यहां पर देखो हमें कह रहे हैं इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड द मैनेजर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस so many problems and it will be very difficult for the manager to deal with those problems as it requires in-depth knowledge of different tools, techniques, methods and different subject matters. भाई आज के जमाने में एक मैनेजर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक मैनेजर के पास इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि मैनेजर तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट मैटर की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। एक मैनेजर के पास मैथमेटिकल टूल्स की नॉलेज नहीं होती है, उसके पास स्टैटिस्टिकल टूल्स की नॉलेज नहीं होती है, अगर होती है तो डेप्थ नॉलेज नहीं होती, ब्रीफ नॉलेज नहीं होती। सो हर एक मैनेजर को प्रॉब्लम फेस होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके पास वो सारे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो मैनेजमेंट की मदद करता है। क्या रोल है इसका? मैनेजर का क्या रोल है? मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का क्या रोल है? डिसीजन मेकर, एनालिटिकल पर्सन। ये एक एनालिटिकल पर्सन है जो अपनी डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके, अपने एनालिटिकल स्किल्स को यूज करके कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाता है जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सॉल्व कर सकती है। यानी ये एक सक्सेसफुल डिसीजन मेकर की तरह काम कर सकता है, फ्यूचर की प्लानिंग में मैनेजमेंट की मदद कर सकता है, मैनेजमेंट की मदद कर सकता है। अगर हम बात करें एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की, एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के पास क्या क्या होता है आपको पता है? एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के पास लॉजिकल थिंकिंग होती है, एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के पास साइंटिफिक टूल्स होते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च टूल्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जिसकी हेल्प से वो एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा टेक्निक डेवलप करता है, प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है जो कि मैनेजर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट विद हिज साउंड नॉलेज ऑफ थ्योरी एंड एनालिटिकल टूल्स can find out such a solution which will be very helpful for the manager to solve their problems। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है जो मैनेजर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होता है वो कहां पर बिठाया जाता है? पॉलिसी मेकर के पास। बिजनेस के जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल पर डिसीजंस लेते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, वहां पर मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की पोजीशन क्रिएट की जाती है। क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट क्या करता है? डिफरेंट पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी जितने भी फोर्सेज हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, उनको एनालाइज करता है। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको एनालाइज करता है और फिर पॉलिसी बनाने में मदद करता है। वो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लेकर आता है पॉलिसीज में, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का सिग्निफिकेंट रोल क्या होता है? वो मैनेजर को असिस्ट करता है, उसकी मदद करता है, उसको बताता है
कि ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। सॉल्यूशन मानना ना मानना मैनेजर का डिसीजन होता है, वो सिर्फ अपना काम करता है। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, फॉरवर्ड प्लानिंग में हेल्प करता है, अपनी स्किल्स और टेक्निक्स से कुछ ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जिससे मैनेजर को मदद हो जाती है। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, मान लो अगर आप किसी बिजनेस में मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की पोजीशन पर हो तो आपका काम क्या होगा, आपका रोल क्या है? आपका रोल सिर्फ इतना है कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल यानी बाहरी और अंदरूनी जितने भी फोर्सेस हैं उनको स्टडी करना है। डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनको ब्रीफ करना है और ब्रीफ करने के बाद कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं जो पॉलिसी मेकर्स के लिए पॉलिसी बनाने में, डिसीजंस मेकर के लिए डिसीजन लेने में और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्पफुल हो। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व करें ही करें, साथ में पॉलिसी बनाने में भी मदद करें। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होता है उसको इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स डेप्थ के साथ स्टडी करने पड़ते हैं और तब जाके सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं। यानी अगर मैं एक लाइन में पूछूं मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का रोल क्या है, टू एनालाइज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो the main role of managerial economist is to analyze the internal and external factors which are having direct or indirect impact on the working of the business। यानी मैंने आपको बता दिया एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का मेन रोल क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर्स को, दोनों ही फोर्सेस को अंडरस्टैंड करना ताकि प्रॉब्लम्स को आने से पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सके, प्रॉब्लम आने से पहले ही पता लगाई जा सके और उसका सॉल्यूशन भी पहले ही तैयार किया जा सके। अब जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं, जिनके ऊपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको रोका नहीं जा सकता क्योंकि भाई ये बाहरी फैक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अगर अपना कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कोई इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया या फिर कोई नया एक्ट लॉन्च कर दिया, न्यू एक्ट लॉन्च कर दिया या फिर टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया या फिर टैक्स रेट कम कर दिया, तो हम गवर्नमेंट को रोक नहीं सकते, ये होगा ही होगा। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, बिजनेस इसको कंट्रोल नहीं कर सकता और इनको हम क्या कहते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो विद इन दी कंट्रोल होते हैं, बिजनेस इसको चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। इसमें इंप्लॉइज, ऑनर्स, मैनेजर्स, प्रोसीजर्स, है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल बजट डिसीजंस, प्रोडक्शन, परचेज, सेल, मतलब जो इंटरनल है, जो विद इन दी कंट्रोल है, ये वो होते हैं और इनको हम बिजनेस ऑपरेशनल्स कहते हैं क्योंकि ये विद इन दी बिजनेस वर्क करते हैं, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कंट्रोल भी किया जा सकता है, इसलिए ये बिजनेस ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो अगर आप मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की पोजीशन पर हो, अगर आप मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की पोजीशन पर हो तो पहला रोल आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट में मैंने आपको बता दिया एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जो आउटसाइड द कंट्रोल हैं और इनकी स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मैं ये कहूं कि एक्सटर्नल फोर्सेस का स्टडी करना मैनेजर का काम होता है तो क्या ये गलत होगा? नहीं, मैनेजर का ही काम होता है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस आउटसाइड द कंट्रोल होते हैं, इनको स्टडी करने के लिए, इनकी प्रेडिक्शंस करने के लिए मैनेजर के पास वो टेक्निक्स नहीं होती हैं, वो मेथड्स नहीं होते हैं, वो टूल्स नहीं होती हैं, वो स्किल्स नहीं होती हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के पास होती हैं। तो अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, इसके लिए आपको एक सेपरेट पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की, जो डिफरेंट स्किल्स की हेल्प से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेगा,
एक्सटर्नल फोर्सेस को एनालाइज करेगा, अपनी स्किल की हेल्प से, अपने एनालिटिकल स्किल्स की हेल्प से एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पता लगाएगा और डिसीजन लेने में मदद करेगा। सो जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है उसकी प्राइमरी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, रोल, फंक्शन क्या होता है? एक्सटेंसिव स्टडी करना बिजनेस के वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो बिजनेस के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, जो बिजनेस के फ्यूचर को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का ये काम होगा कि वो पता लगाएगा कि मार्केट में नेशनल इनकम का क्या ट्रेंड चल रहा है। नेशनल इनकम मतलब इनकम ऑल ओवर द इकोनॉमी। सिंपल है, अगर ऑल ओवर द इकोनॉमी इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, जीडीपी अगर बढ़ रही है, अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब बिजनेस भी फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, चांसेस हैं। लेकिन अगर ऑल ओवर द इकोनॉमी जीडीपी डाउन जा रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम हो रही हैं, इनकम कम हो रही है, तो फ्यूचर में हमारा बिजनेस भी लो होगा। तो एक्सटर्नल फैक्टर मतलब वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है लेकिन वो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जिनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ये आउटसाइड द कंट्रोल होते हैं, जो बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसे ही ग्लोबल इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करेंगे, ये भी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का काम होता है। मार्केट में ट्रेड साइकिल क्या चल रहा है, रिसेशन पीरियड है, बूम पीरियड है, डिप्रेशन पीरियड है, ये भी पता लगाना। मार्केट में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सी हैं, मार्केट जो है वो कैसे चल रही है, फाइनेंशियल मार्केट कैसे चल रही है, बढ़िया चल रही है या डाउन चल रही है, बुल पीरियड है या बूम पीरियड है, इसमें भी वो आपको पता है। सो ये सभी फैक्टर्स मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को एनालाइज करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि भाई एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का काम होता है, उसको पता लगाना होता है कि मार्केट में करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, लोकल एरिया में, लोकल रीजन में, नेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, ताकि बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड किया जा सके। भाई अगर ट्रेंड अच्छे चल रहे हैं तो फ्यूचर में आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। और मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करके बताएगा कि भाई फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, आने वाला समय ट्रेंड बहुत अच्छा जा रहा है, ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन करो। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का यह काम होता है कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करे ताकि वो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सके। मान लो कि आप मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट हो और मैं मैनेजर हूं, मैंने आपसे पूछा आने वाले समय में क्या ट्रेंड है भाई, प्रोडक्शन करें या ना करें। और अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज नहीं करोगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपना रोल परफॉर्म नहीं करोगे, तो आपके पास कोई आंसर ही नहीं होगा। सो एक एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स एनालाइज करने पड़ेंगे ताकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सके तो आप उसका आंसर दे सको। अगर मैं आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आऊं तो आप उसका आंसर दे सको। आपको और क्या पता लगाना होगा? आपको पता लगाना होगा कि मार्केट में पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ताकि उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जा सके। क्योंकि भाई अगर मार्केट में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ज्यादा लोग परचेजिंग करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। पॉपुलेशन अगर कम हो रही है तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी। देन आपको यह भी पता लगाना होगा कि मार्केट में जो कंपटीशन है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। यानी फ्यूचर में ऐसा तो नहीं है कि एक नया बिजनेस आ जाएगा हमारे सामने जो हमें कंपटीशन देगा, या फिर फ्यूचर में कहीं ऐसा तो नहीं है एक एग्जिस्टिंग बिजनेस छोड़ के चला जाएगा जिससे हमें बेनिफिट होगा। ये आपको पता लगाना है। आप मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट हो, आपको कंज्यूमर का फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस भी पता लगाना होगा। आपको यह भी पता लगाना होगा कि मार्केट में जो मनी मार्केट है और जो कैपिटल मार्केट है वहां पर क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना, एक बिजनेस जो है वो मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म का लोन लेता है और कैपिटल मार्केट से लॉन्ग टर्म का लोन लेता है। मान लो मेरी प्रॉब्लम है, मैं मैनेजर हूं ना, मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि भाई शॉर्ट टर्म का पैसा चाहिए, कहां से लें, कैपिटल मार्केट से या मनी मार्केट से? आपने कहा मनी मार्केट से।
मैंने कहा मनी मार्केट में फाइनेंस अवेलेबल है, मैं जाऊंगा तो पैसा मिल जाएगा। आपने कहा मेरे को नहीं पता। तो फिर आप मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट किस काम के हो? एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट में फाइनेंस कहां पर अवेलेबल है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। इफ देयर इज एनी चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी, क्या गवर्नमेंट ने कोई क्रेडिट पॉलिसी चेंज तो नहीं की? क्या गवर्नमेंट ने अपने 5 इयर्स प्लान्स की स्ट्रेटेजी में कोई चेंज तो नहीं किया? ये सब आपको पता लगाना पड़ेगा एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। और क्या पता लगाना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट अपना आउटलुक चेंज कर रही है, यानी क्या गवर्नमेंट किसी स्पेशल इंडस्ट्री का कोई पैकेज अनाउंस कर रही है, किसी स्पेशल इंडस्ट्री को बेनिफिट दे रही है, या फिर गवर्नमेंट कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज कर रही है, टैक्स बढ़ा रही है, टैक्स कम कर रही है, सब्सिडी दे रही है, ऐसा कुछ। इंटरनेशनल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, एक्सपैंड हो रही है मार्केट या कॉन्ट्रास्ट हो रही है, डिक्रीज हो रही है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेनिफिशियल होगा या नुकसानदायी होगा? क्या गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने कोई न्यू रेगुलेटरी पॉलिसीज अनाउंस की हैं या नहीं की हैं? की हैं तो कौन से की हैं? उनके न्यू पॉलिसी अनाउंस करने से हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपका रोल है। तो एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने पड़ेंगे। एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी और आपको मेरे को सजेस्ट करना पड़ेगा। तो आपका बेसिक रोल क्या है? साइंटिफिक मेथड्स की हेल्प से, साइंटिफिक टूल्स की हेल्प से, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हेल्प से एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करना और मेरे को मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना। लेकिन इसके अलावा, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा आपको एक और चीज ध्यान देनी होगी, और वो क्या है? इंटरनल फैक्टर्स। अब ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस। यानी सिंपल सी बात है कि आप एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट सबसे पहले आउटर, जो बिजनेस के आउटसाइड है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनको एनालाइज करोगे, उनकी हेल्प से हमें सजेस्ट करोगे, हमें बताओगे ना कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारा टेस्ट प्रेफरेंस जो है वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग कैसा है, हमारे द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट्स क्या कस्टमर्स की जरूरत को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप बताओगे। आप बताओगे कि कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, कितनी डिमांड है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे। आप बताओगे कि कितने फाइनेंस की जरूरत है, आप बताओगे कि प्रोडक्ट कहां कहां अवेलेबल करवाने हैं, कहां कहां आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, ये आप बताओगे। सो एक्सटर्नल फैक्टर को एनालाइज करके आप इंटरनल ऑपरेशंस में सजेशंस दोगे। आप बताओगे कि इंटरनली आपको कैसा काम करना चाहिए, कितनी डिमांड है, उसके लिए कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, कितनी परचेजिंग करनी पड़ेगी, कितना फाइनेंस चाहिए, कैसे सेल्स करनी है, कैसे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, कहां कहां प्रोडक्ट की जरूरत है, क्या पॉलिसीज होंगी, कितने इंप्लॉइज की जरूरत है, ये सब इंटरनल। अब हम इंटरनल की बात कर रहे हैं। ये सब इंटरनल डिसीजंस में आप मेरी मदद करोगे। सो एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट आपको मैनेजमेंट की मदद करनी पड़ेगी ये डिसाइड करने में कि इंटरनल ऑपरेशंस कैसे होंगे, हम इंटरनली अपने ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। जैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आ सकती है, फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, हमें कहां कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक दैट। सो जैसे आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज किया था और मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया था, सिमिलरली मैं अगेन मैनेजर हूं, आप मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट हो। इंटरनल ऑपरेशंस करने से पहले मैं आपके पास आऊंगा और पूछूंगा, बताओ बताओ आने वाले साल में हमारा प्रोडक्शन स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, यानी कौन कौन से मंथ में मेरे को कितनी कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, ये आप बताओगे क्योंकि आपने एनालिसिस किया है ना। आप बताओगे कि प्रॉफिट बजट कितना हो सकता है, यानी हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखेंगे, कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट को कवर करने के लिए हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, ये आप बताओगे। आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की हेल्प से, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से ये भी बताओगे कि क्या फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, अगर हो सकती है तो क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है या फिर हमें वो टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। देन
आप ये भी बताओगे कि फ्यूचर में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमारी सेल्स प्रमोशन किस तरह होनी चाहिए, हमें अपना इन्वेंट्री कैसे कंट्रोल करना है, हमें अपनी मैन पावर कितनी रखनी है, कितने वर्कर्स की जरूरत है, कितने वर्कर्स की जरूरत है प्रोडक्शन करने के लिए, ये भी आप बताओगे। आप ये भी बताओगे कि हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आ सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण कॉस्ट बढ़ सकती है, क्या काम हमें नहीं करना है जिसके कारण कॉस्ट बढ़ सकती है, और क्या काम हमें करना है ताकि कॉस्ट कम की जा सके, कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी आपका रोल है। इसके साथ ही जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ये भी आपको बताने हैं। यानी इन शॉर्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, इन दोनों को एनालाइज करना और मैनेजर के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, ये आपका रोल है, ये आपका फंक्शन है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोल के बाद अब नेक्स्ट कंटेंट हमारे पास आता है अदर फंक्शंस। एक बार देख लो, इसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगे। अदर फंक्शंस में सबसे पहले हमारे पास आता है कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस। यानी एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट आपको एक ना कोऑर्डिनेशन बनानी पड़ेगी, किसके बीच में, कितनी प्रोडक्शन की जाएगी, कितना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है, प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या होगा, कितने प्रोडक्ट कहां पर सेल करने हैं, कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत है, लाइक दैट। देखो सिंपल सी बात है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, उसके अकॉर्डिंग कितना फाइनेंस चाहिए, कितना लेबर चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, प्रोडक्ट कहां पर बिकेगा, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी, सो एंड सो ऑन। ये भी आप ही का काम है। एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट आपको इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करनी है। आपको फ्यूचर फोरकास्ट भी करना है और फ्यूचर फोरकास्ट करके आपको बताना है कि मार्केट में प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो सकती है, किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है, कस्टमर्स का क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, ये भी आप बताओगे। क्या मार्केट में हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, क्या हमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई चेंजेस करने चाहिए, क्या हमें प्राइजेस में कोई चेंजेस करने चाहिए, या फिर हमें सेल्स प्रमोशन की स्ट्रेटेजी में कोई चेंजेस करने चाहिए। मतलब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी सेल्स बढ़ जाए, प्राइस कम कर दें, क्या करें ये आपको बताना है। देन मार्केट सर्वे भी आपको कंडक्ट करवाना पड़ेगा। फिर मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है ये भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा। क्या क्या एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है, मार्केटिंग रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। प्रॉपर कस्टमर के साथ आपको एक डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करके पता लगाना पड़ेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। ये मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का काम होता है। देन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कौन से प्रोजेक्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करना, कौन सा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बेस्ट है, पता लगाना आपका काम है। फिजिबिलिटी स्टडी करना, फिजिबिलिटी मतलब पता लगाना कि क्या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बना है, हम इसको ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने से क्या कोई रिटर्न आएगी। ये सब मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की ड्यूटी होती है। अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी एनालिटिकल्स, अपने मेथड्स और टेक्निक्स की हेल्प से आपको ये सब पता लगाना पड़ता है। यानी अगर हम इन शॉर्ट मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की रोल, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस और रोल। तो जो भी मैंने अब तक आपको बताया ना, उन सबका कंक्लूजन यहां पर है। आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी लिख सकते हो। मान लो आपको एग्जाम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है तो भी ये लिखो। रोल आता है तो एक्सटर्नल और एक्सटर्नल रोल वो याद कर लो, नहीं याद होता तो ये भी लिख सकते हो। फंक्शंस अगर आता है तो ये लिख सकते हो। सो फर्स्ट रोल क्या है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और फर्स्ट फंक्शन क्या है। एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट आपको क्या करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स जो आउट ऑफ द कंट्रोल हैं, जो मार्केट में है, लेकिन वो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, आपके प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं, आपकी वर्किंग कंडीशन को इफेक्ट करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकली मान लो मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर गवर्नमेंट ने अपना टैक्स रेट चेंज कर दिया, इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, या फिर
मार्केट में कोई गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास कर दिया, लीगल रूल पास कर दिया, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इनको एनालाइज करना, इनकी स्टडी करना आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका पहला ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, रोल है, फंक्शन है। सो एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको मार्केट में जाकर इन्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। और एनालाइज क्यों करना है? क्योंकि भाई एनालिसिस करने से बिजनेस ऑपरेशंस में मदद मिलती है। इंटरनली आप कैसे काम करोगे ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करना, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना, ये आपका पहला काम है। प्रॉपर स्टडी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स which are affecting your functioning is very much required and very much responsibility of a managerial economist। यानी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की कि अगर वो बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करना चाहता है, तो उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नेशनल इनकम, प्राइस ट्रेंड, फेस ऑफ बिजनेस साइकिल, इकोनॉमी एंड अपडेट्स ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट को इसके रिगार्डिंग अपडेट करते रहना कि मार्केट में नेशनल इनकम कितनी है, कस्टमर्स की डिमांड कैसी है, प्राइस का ट्रेंड क्या है, बिजनेस साइकिल क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये सब बताना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, एनालाइसिस बिजनेस ऑपरेशन। ये भी मैंने आपको बता दिया। एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट सबसे पहले तो आप एक्सटर्नल फैक्टर को एनालाइज करते हो। इसके बाद अब आपकी बारी आती है बिजनेस ऑपरेशंस को एनालाइज करना। बिजनेस ऑपरेशंस का मतलब होता है इंटरनल वर्किंग कंडीशंस, इंटरनल एनवायरनमेंट या फिर इंटरनल फैक्टर्स। अब आपको भी पता है कि एक्सटर्नल फैक्टर तो वो फैक्टर होते हैं जो आउटसाइड द कंट्रोल होते हैं और उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ऐसे चेंजेस आते ही आते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेस ऑपरेशंस में हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो विद इन द कंट्रोल है। यानी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, ये तो विद इन कंट्रोल है। कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितना फाइनेंस चाहिए, ये सब तो इंटरनल डिसीजंस हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प से इंटरनल डिसीजंस क्या होने चाहिए, इन सब को भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ही डिसाइड करता है। वो एनालाइज करता है कि इंटरनली बिजनेस के क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या वर्किंग कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मैनेजमेंट को सजेस्ट करता है और बताता है कि आपको ये करना चाहिए। यानी इतनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, इतना फाइनेंस रेज करना चाहिए, यहां से फाइनेंस लेना चाहिए, यहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, इसका प्राइस ये रखना चाहिए। ये सब प्रॉब्लम्स को स्टडी करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। फ्यूचर को एनालाइज करता है, फोरकास्ट करता है और फिर मैनेजर को डिफरेंट पॉलिसीज बनाने में मदद करता है, यानी इंटरनल एनालिसिस करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, एक्यूरेट फोरकास्टिंग एंड एस्टिमेशंस। भाई ये भी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का मेजर रोल है, या फिर कह लीजिए फंक्शन है, या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्यूरेट फोरकास्टिंग, वैसे देखा जाए तो फोरकास्टिंग कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, जिससे वो 100% एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली ऐसे एस्टिमेट्स लगा सकता है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में बहुत मदददायक होते हैं। कुछ मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जो फ्यूचर को फोरकास्ट करने में बहुत मदददायी होते हैं, जिसकी हेल्प से हम मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है वो पता लगा सकते हैं। मतलब मार्केट में डिमांड का क्या ट्रेंड है, इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली फ्यूचर में भी इंक्रीजिंग ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, टेबल्स या फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स की हेल्प से एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का थर्ड फंक्शन क्या होता है, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर में होने वाले एस्टिमेट्स को पता लगाना और फिर डिसीजंस लेना। सो proper estimation and forecasting of future trend is the another responsibility of managerial economists, which help the business to decide their future growth and profitability।
मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो प्रॉपर स्टडी करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर की, और फिर उसके अकॉर्डिंग सक्सेसफुली फोरकास्टिंग करते हैं, जिसकी हेल्प से जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन प्लानिंग। अब ये भी मैंने आपको बताया, जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। कैसे? एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को स्टडी करके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स की हेल्प से पहले फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की हेल्प से, और फिर जब उनके पास प्रिडिक्शंस आ जाती हैं कि फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कितना प्रोडक्शन किया जाए उसके रिगार्डिंग प्लान बनाते हैं। सिर्फ प्रोडक्शन का प्लान नहीं बनाते, वो और भी प्लानिंग कर लेते हैं, जैसे कितनी प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन करने के लिए पैसा कहां से आएगा, कैपिटल बजट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कहां की जाएगी, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की डिमांड कहां कहां है, उसको कहां कहां भेजा जाएगा। ऑब्वियसली जहां पर प्रोडक्ट की डिमांड होती है प्रोडक्ट को वहीं पर भेजा जाता है ना। तो ये भी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की ही ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होता है वो एक प्रॉपर स्केड्यूल प्रिपेयर करता है। जनवरी के मंथ में कितनी डिमांड होगी, तो जनवरी के मंथ में कितनी प्रोडक्शन करनी है, फरवरी के मंथ में कितनी डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंग फरवरी के मंथ में कितनी प्रोडक्शन करनी है। ये पूरा प्लान मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट ही बनाता है। कैपिटल बजट भी बनाता है, फैक्ट्री की टाइमिंग, उसकी लोकेशन, बजटरी एलोकेशंस सब डिसाइड करता है। इसके बाद फिफ्थ हमारे पास है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। अब आपको भी पता है एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो होता है उसको इकोनॉमिक थ्योरीज की बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हम इसको मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। उसको इकोनॉमिक्स की हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास मैक्रो और माइक्रो दोनों फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को स्टडी कर सकता है, इकोनॉमिक कंडीशंस को फाइंड आउट कर सकता है, और उन कंडीशंस को स्टडी करने के बाद मैनेजर की मदद कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक थ्योरी की हेल्प से ये पता लगाया कि फ्यूचर में बूम पीरियड आने वाला है, यानी डिमांड बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से वो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को फाइंड आउट कर सके, कॉन्फिडेंटली वो सारी चीजें अपने पास अरेंज कर सके जो मैनेजर के लिए हेल्पफुल होंगी। सो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी की हेल्प से मैनेजर की मदद करता है, वो सारी चीजें कम्युनिकेट करता है जो मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद करती हैं, और मैनेजर जो है वो हमेशा अपडेटेड रहता है इकोनॉमिक कंडीशन से, इकोनॉमिक ट्रेंड से, और फिर वो अपना डिसीजन इजीली ले सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ, परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अब आपको भी पता है मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, उसमें से एक डिसीजन क्या होता है, कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करने पड़ते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखा जाता है कि खर्चा कितना आएगा, पैसा कितना लगेगा, प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पैसा लगाया जाएगा, और रिटर्न कितनी आएगी। और मैनेजर के लिए ये फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि मैनेजर के पास इतनी टूल्स और टेक्निक्स नहीं होती हैं कि वो प्रोजेक्ट का इनफ्लो और आउटफ्लो दे सके। मैनेजर के पास इतनी ज्यादा टेक्निक्स नहीं होती हैं कि वो प्रोजेक्ट का इनफ्लो और आउटफ्लो कैलकुलेट कर सके, यानी ये पता लगा सके कि कितना पैसा लगेगा, आउटफ्लो कितना होगा, और इनफ्लो कितना आएगा, पैसा रिटर्न में कितना आएगा, ये पता नहीं लगा सकता। यहां पर मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, और उसकी ये एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेजर की मदद करे प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करने में, एनालाइज करने में, कॉस्ट और बेनिफिट्स को स्टडी करने में, न्यू पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करने में, और एक ऐसा सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने में जिसमें कॉस्ट कम हो, बेनिफिट ज्यादा हो। सो एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज
एवेन्यूज मतलब जहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करना और उसमें से एक बेस्ट चूज करना, ये एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ साथ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को स्टडी करना, न्यू पॉसिबिलिटीज को डिस्कवर करना, ताकि बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके, मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का काम है। 7th, सबसे जरूरी, फोकस ऑन अर्निंग रिस्पॉन्सिबल प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट। भाई मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की पोजीशन, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट पोजीशन होती है, जिसमें हम एक एक्सपर्ट पर्सन को हायर करते हैं, ऐसी पोजीशन में किसी बंदे को हायर करने का मतलब ये तो नहीं है कि बिजनेस लॉस अर्न करना चाहती है या थोड़ा प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, नहीं, रीजनेबल प्रॉफिट। सो 7th रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की? मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिजनेस में मैनेजर्स को और ऑनर्स को इतना प्रॉफिट कमाकर दे पाए कि खर्चा कवर हो जाए, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पॉसिबल हो जाए और डिस्ट्रीब्यूशन भी की जा सके, इतना पैसा कमाकर दे पाए। ये मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि भाई अगर मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो फिर उसको रखने की जरूरत ही क्या है? फिर तो हम मैनेजर से काम चला सकते हैं। सो 7th रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है वो इतना सफिशिएंट प्रॉफिट कमाकर दे कि भाई काम चलाया जा सके, फ्यूचर की ग्रोथ भी पॉसिबल हो सके। सो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है उसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज मॉनिटर करनी चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटीज को मॉनिटर करके पता लगाना चाहिए कि कौन सी चीज प्रॉफिट में जा रही है, कौन सी लॉस में जा रही है। जो लॉस में जा रही है वो क्यों जा रही है, क्या कारण है, उसको लॉस में जाने से क्यों नहीं रोका गया, कैसे रोका जा सकता था, ये पता लगाए और रोके, लॉस में जाने से रोके, उसको प्रॉफिटेबिलिटी में वापस लेकर आए। ये उसका मेन काम है। लास्ट हमारे पास है मेंटेनिंग बेटर रिलेशन एंड नोइंग द मैनेजमेंट फुल। अब देखो होता क्या है, एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट एक ऐसी पोजीशन होती है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। क्या मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट सिर्फ फाइनेंस का डिसीजन लेता है? नहीं। क्या प्रोडक्शन का डिसीजन लेता है? नहीं। क्या मार्केटिंग का डिसीजन लेता है? नहीं। क्या सिर्फ सेल्स का डिसीजन लेता है? नहीं। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसको हर एक फील्ड में इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो मैनेजमेंट को अच्छे से जानता हो, मैनेजमेंट की हर पोजीशन को अच्छे से जानता हो, हर मैनेजर के साथ उसका अच्छा रिलेशन हो। इसके साथ साथ इंटरनल रिलेशन के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल रिलेशन भी मेंटेन करने पड़ते हैं। अब कई बार मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जिसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होती है। हालांकि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के पास सारी नॉलेज होती है, हर फील्ड की नॉलेज उसको रखनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसके पास अगर नॉलेज नहीं है तो उसको आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अपना रिलेशन मेंटेन करना चाहिए किसी ऐसे बंदे के साथ जो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का और मदद कर सकता है उस मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की। सो अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट नीड टू मेंटेन अ बेटर रिलेशन विद इन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंडिविजुअल्स। इंटरनल मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी मैनेजर हैं, सबके साथ रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि सभी की प्रॉब्लम्स को उसने सॉल्व करना है। और एक्सटर्नल मतलब बाहर जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ भी रिलेशन मेंटेन करना, एक पीसफुल और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि तालमेल बनाया जा सके, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके और डिफरेंट जो लड़ाई झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स जो होते हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। तो ये थे हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के 5th लेक्चर को कवर किया और इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट क्या होता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, टेक्निक्स क्या है, मेथड्स क्या है, सब किया। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए जरूर देख लीजिए। वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।